अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः मार्गशीर्ष शुद्ध द्वितीया दिनांक 14 डिसेंबर 2023 भावप्रकाश निघंटु पारिभद्र शंखं चक्रं जलौकां चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। पारिभद्रो निम्बतरु मंदारः पारिजातकः पारिभद्रो नीलश्लेष्म शोथमेधः कफक कृमिप्रणुत् तत्पत्रम पित्तरोगग्नं कर्णव्याधि विनाशनम। तो ये निम्बतरु ही है पारिभद्र जो है वो, और शायद ये उसके बीज का जो तेल मिलता है वो इससे शायद मिलता है। तो वात कफ नाशक शोथ मेदक कृमि इनका नाश करने वाला। इसमें एक पालित्य में निम्ब तेल का नस्य बताया गया है, और खास करके ये जो डैंड्रफ की समस्या है उसमें भी ये काम करता है। तो मैंने काफी प्रयोग किया है इसका, निम्ब तेल का या पारिभद्र तेल का नस्य के लिए 1-2 बूंद काफी इस प्रकार के होते हैं। तत्पत्रम पित्तरोगग्नम, तो उसका पत्ता जो है वो पित्तरोगग्न कर्णव व्याधि विनाशनम, ये भी एक अलग इस प्रकार का है। लेकिन ये महानिम्ब निम्ब और बकाना निम्ब इस प्रकार से कुछ मिलते हैं। लेकिन वास्तव में कौन सी चीज क्या है ये देखना जरा मुश्किल इस प्रकार का है। इसमें पारिजातक है, लेकिन ये पारिजातक अलग है। खराणी पुष्पाणी श्वेतानि आग्रे तो रक्तानि सुगंधिनी च ते फलानि तस्य पृथुनि च। तो जिसको हम प्राजक्त कहते हैं या पारिजातक कहते हैं, ये इसका एक पारिजात है, एक पर्याय शब्द है, इसलिए मैंने ढूंढ के निकाला था। लेकिन पारिजाता कटुस्तिक्तो रुक्ष शीतश्च वातलः देशमज्वर कफपित्त कृमिकुष्ठ विनाशनः। ये स्व क्या है? स्वरचित है क्या ये शायद ये पहली बार मैं स्व देख रहा हूँ। तो गोवा फड़के ने अगर खुद की रचना की है तो एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। पारिजातस्य पत्राणां स्वरसा सक्ष उदरः ज्वरम हन्ति जीर्णे ज्वरे स प्रशस्तः जीर्णे ज्वरे प्लीहा वृद्धिर्भवति तस्यापि शमनं पारिजातः करोति पत्राणां स्वरसा शर्करः कृमीन् हन्ति बीजानां कल्का इंद्रवृत्तम हन्ति। ये थोड़ा सा अलग है।
तो ये पारिजातक के नाम से है, इसका पारिभद्र से कुछ लेना देना नहीं होगा इस प्रकार से। कांचनार, कांचनार कांचन को गंडारि शोण पुष्प कहा, शोण पुष्प कहा। कोविदारश्चमरिकः कुद्दालो युगपत्रकः कुण्डली ताम्रपुष्पश्च अश्मन्तकः स्वल्पकेशरी काञ्चनारो हिमोग्राही तुवरः श्लेष्मपित्तनुत् कुर्मिकुष्ठगुदभ्रंश गण्डमाला व्रणापहः कोविदारोऽपि तद्वत् स्यात् तयोः पुष्पं लघुस्मृतं रूक्षं सङ्ग्राहि पित्तास्त्र परतरक्षयकासनुत्। पुष्पों का तो प्रयोग नहीं किया गया। तो कांचनार और आपटा अश्मंतक जो है, इसमें फर्क किया जाता है। इसके पत्ते बड़े इस प्रकार के होते हैं। कोई इसमें अश्मंतक, आपटा और कांचनार में भेद जो है वो स्पष्ट करे। जो विजयदशमी के स्तर पर ये आपटा का प्रचलन है, लेकिन कांचनार वैसे मिलता भी है, और कांचनार गुग्गुल ज्यादातर फेमस इस प्रकार का है। तो इसमें गंडमाला व्रणापहा, ये जो एक महत्वपूर्ण है। तो अक्ष कक्ष अंश संदिग्धाः मलाः, इस प्रकार की संप्राप्ति गंडमाला अपच्य अर्बुद में बताई गई है। और ये जो लिम्फ नोड्स है खास करके अक्ष कक्ष इस प्रकार से ये पाल्पेबल रहते हैं, तो आसानी से मरीज के ध्यान में आ सकते हैं या डॉक्टर के ध्यान में आ सकते हैं, और फिर इन्वेस्टिगेशंस के जरिए इनका साइज वगैरह पता होता है। तो खास करके ब्रेस्ट कैंसर में ये स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एनएचएल, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा या हॉजकिन्स लिम्फोमा, इसमें भी लिम्फोमा का ही रोग है, लिम्फ नोड्स का ही रोग है। तो इसमें ये दिखाई देते हैं, स्पर्शगम्य इस प्रकार के रहते हैं। और फिर ये गंडमाला से एक सादृश्य कुछ हद तक रखते हैं, इसलिए कांचनार गोगुल का प्रचलन खास करके कैंसर में आ गया। लेकिन सभी प्रकार के कैंसर में ये उपयुक्त होगा, ये भी बात नहीं है। और दूसरी बात ऐसी है कि केवल यही चिकित्सा करने से कैंसर ठीक होगा, ये भी बात सही नहीं है। तो किसी भी रोग के हिसाब से अगर देखना है तो उसकी पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहता है। निदान पंचक जिसको कहते हैं, वो निदान पंचक सभी रोगों के बारे में अवगत होना ये आवश्यक इस प्रकार की बात है। केवल हम ये एक डायग्नोसिस और उसके लिए ट्रीटमेंट ऐसे करते रहेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी ही, ऐसी बात नहीं है। तो ये अभी सभी वैद्यों को समझ लेना चाहिए। वैद्यों की संख्या काफी अच्छी तरीके से बढ़ गई है, इसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से आयुर्वेद का अध्ययन होते रहना चाहिए और सर्वांगीण दृष्टिकोण से विचार होते रहना चाहिए, वो नहीं हो रहा। लोग सिर्फ एक तरीके से एलोपैथी का डायग्नोसिस और फिर आयुर्वेद की ट्रीटमेंट इस प्रकार का कर रहे हैं। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि कांचनार, ये जो गंडमाला का कुछ रिजेम्बलेंस, कुछ हद तक ये कैंसर से समान इस प्रकार का लगता है। और फिर गंडमाला की जो दवा है कांचनार गुग्गुल खास करके, वो इसमें कुछ हद तक काम करते हैं, खास करके जब ये अक्ष कक्षा अंश संधि गमल इस प्रकार के रहेंगे तो वहां पे ये कांचनार गुग्गुल का काम अच्छा इस प्रकार का होगा। अब पुराने जमाने में टीबी का डायग्नोसिस इस प्रकार से होता था, और ये गंडमाला ये बार बार आती रहती थी, उसके साथ में ज्वर इस प्रकार का रहता था। जब एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट आ गई
तो ये मामला खत्म हो गया। और इस प्रकार से गंडमाला या आते रहना वगैरह वगैरह ये बात नहीं रही उसके बाद में। अभी टीबी का निदान पल्मोनरी कॉक्स अगर है तो इसके आधार पर ही ज्यादा किया जाता है, एक्सरे के आधार पर ही ज्यादा किया जाता है। और फिर मॉन्टेक्स टेस्ट या और कोई इस प्रकार के टेस्ट है, आईजीजी आईजीएम ये भी देख लेते हैं इस प्रकार से। तो इसके आधार पर अगर टीबी का डायग्नोसिस होगा तो एलोपैथी में केस चली जाती है और वहीं पे ट्रीटमेंट चलती रहती है। वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इस प्रकार की कोई स्थिति रहती है, तो शायद आयुर्वेद में आने की गुंजाइश रहती है, नहीं तो ये लोग आयुर्वेद में आते ही नहीं है, इस प्रकार की परिस्थिति है। यूज्ड इन थायराइड, थायराइड में करते हैं लेकिन गंडमाला और गलगंड इनमें थोड़ा सा फर्क है। थायराइड का ज्यादातर निदान गलगंड इस प्रकार का किया जाता है। और इसमें भी एक बात ऐसी होती है कि T3 T4 TSH नॉर्मल है, फिर भी गलगंड है, ये दिखाई देता है। और गलगंड नहीं है लेकिन T3 T4 TSH एबनॉर्मल है, इस प्रकार से ये दिखाई देते हैं। तो वहां तो हार्मोन दे देते हैं T3 T4 TSH अगर नॉर्मल नहीं है तो। गलगंड के बारे में सोनोग्राफी होती है तो पता चलता है कि कुछ लीजन वगैरह इस प्रकार के है, सिस्ट है वगैरह वगैरह इस प्रकार के। और फिर उसके आधार पर सर्जरी एडवाइस की जाती है। और अभी भी एक पैराथायराइड की समस्या बड़ी बहुत बढ़ गई है, और वो आसानी से समझ में नहीं आती है। जब तक हम पीटीएच नहीं करेंगे तब तक पैराथायराइड के बारे में पता नहीं चलेगा। और फिर उसका अजब परिणाम इस प्रकार का दिखाई देता है। ये हमारे एक बुजुर्ग वैद्य गौतम, उनको ये पैराथायराइड की समस्या हो गई थी और वो डायग्नोसिस हुआ, वो पथरी बन रही थी मूत्र किडनी में और अस्थि क्षय दिख रहा था। तो एक तरीके से अस्थि का बीमार गगमन इस प्रकार का है। और फिर टेस्ट करने पर पैराथायराइड के बारे में पता चला। फिर उनकी सर्जरी हुई। और सर्जरी के बाद उनको बताया गया था कि पैराथायराइड ऑलमोस्ट 3/4 निकाल दी गई थी, तो आपको कंटिन्यूअस हार्मोन्स लेनी है पूरे जन्म के लिए। उस समय उनकी उम्र 75-76 की थी। उन्होंने कुछ नहीं लिया और फिर बाद में 1-2 महीने में उनकी मौत हो गई। तो ये बड़ा अजीब मामला इस प्रकार का है। पीटीएच लॉन्ग फॉर्म का है, पैराथायराइड इसी प्रकार का है। पी स्मॉल होता है और टीएच बड़ा होता है। तो पैराथायराइड लेवल्स इस प्रकार से। तो ये जब सूजन दिखती है, अवयव बड़ा दिखता है, ये गंडमाला ये गलगंड में इस प्रकार से, तो सूजन कम करने के लिए मैं जायफल का लेप बताता हूँ या लेबुटी का लेप बताता हूँ इस प्रकार से। और खास करके ये जो कर्णरंध्र धोती है, कपाल रंध्र धोती, ये बताता हूँ। बाकी दवाइयों में दोषों के अनुसार दवा देनी है, ऐसा है। तो हर एक का मामला अलग अलग इस प्रकार का रहता है। वैसे भी गंडमाला में संधि का मलाह इस प्रकार की बात कही है, दोषों के आधार पर बताया गया है। और वहां पे इंद्र है, शरपुंखा का मूल तक्र में घिस कर लेप करने के लिए बोला है। वाग्भट में ही योग है, तो उसको भी प्रयोग किया है। तो कुछ हद तक इसका फायदा होता है, ये सही बात है। लेकिन अगर ये कैंसर है, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे एनएचएल हो, चाहे हॉजकिंस लिम्फोमा हो या और कोई इस प्रकार, हॉजकिन लिम्फोमा ज्यादा कॉमन नहीं है, नॉन एनएचएल ज्यादा कॉमन इस प्रकार का है। तो फिर कैंसर की चिकित्सा करनी जरूरी इस प्रकार की है। इसमें रक्त दूष्य एक अहम इस प्रकार का है और उस दूष्य को लेकर करना है। थायराइड में भी रक्त दूष्य होता है और जलोकावचरण से फायदा मिलता है।
लेकिन ये बार बार जलों का उच्चारण करते रहना ये आवश्यक इस प्रकार का रहता है। जायफल का लेप कितनी देर रखना है? रात भर रखना है। का लेप इतर ठिकाणी सुदैव वापरता है। हाँ, प्रयोग कर सकते हैं, आसान है, घर में जनरली जायफल होता है। पानी में घिसकर थोड़ा गर्म करके लेप लगाना और रात भर रखना, सुबह निकाल देना, ऐसा मैं बताता हूँ। और उसका अच्छा फायदा इस प्रकार का, ये पाचन दोष के पाचन के हिसाब से अच्छा है। अब इसमें से एक बात और उभर आती है कि ये हमारे ग्रंथों में जो निदान है उससे पूरी तरीके से मिल नहीं रहा। जो भी रोगी का पिक्चर है वो कुछ हद तक ही हमारे निदान से जुड़ा हुआ इस प्रकार का है। और एलोपैथी में स्वतंत्र रोग के नाम से उसके बारे में बहस की गई है। कई दफा ऐसा होता है कि टीबी है या कैंसर है, इसका पता नहीं चलता, बायोप्सी होती है। और फिर बायोप्सी से अगर टीबी पाया गया तो टीबी की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। बायोप्सी में अगर कैंसर पाया गया तो कैंसर की ट्रीटमेंट होती है। कई दफा ऐसा ऐसा भी होता है कि दोनों में से कुछ नहीं निकलता, नॉन स्पेसिफिक इन्फेक्शन इस प्रकार का आप बता देते हैं। तो नॉन स्पेसिफिक होने के कारण एलोपैथी में कौन सी एंटीबायोटिक देना ये बहुत पॉसिबल नहीं होती। तो शायद ये लोग हमारे पास मुड़ते हैं कि ये कम नहीं हो रहा है इस प्रकार से। अगर उसके साथ बुखार है तो थोड़ा सा इनके हिसाब से इन्फेक्शन है ऐसा समझकर, या फिर हमारे हिसाब में भी ज्वर की चिकित्सा करते रहना, ये पुनरावर्तक ज्वर के हिसाब से काम करना, ये थोड़ा सा आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो दूसरा एक मेरा अनुभव कैंसर मरीज के बारे में रहा है कि बहुत सारे एडवांस केस के कैंसर स्टेज के कैंसर रहते हैं और पूरे भारत भर से आते हैं। तो जहाँ पे पंचकर्म करने के लिए कोई अवसर हो, कर्म कर सकते हैं इस प्रकार की स्थिति है, तो फिर मैं पुनर्वसु में एडमिट करके पंचकर्म करवाता हूँ। उसमें ज्यादातर रोल बस्ती का है कि सामावस्था निरामावस्था ये देखते हुए पहले लंघन पाचन यही करना पड़ता है। और फिर जब बस्ती देने की अवस्था आ जाती है तो अनुवासन बस्ते से शुरुआत करते हैं। उसमें विडंगादि तेल या पिप्पल्यादि तेल ये प्रधान है। वो 3-4 दिन देने के बाद सामावस्था अगर है तो वैतरण बस्ती शुरू में देते हैं, नहीं तो दोषहर बस्ती देते हैं शुरू में। और फिर लक्षणों के या अन्य दोषों के वगैरह अपेक्षा अगर सामावस्था कम हो गई तो मुस्तादियापन ये एक अच्छा है। नहीं तो एरंड मुलादियापन ये भी अच्छा इस प्रकार का है। और ये सब करने से दर्द जो है वो मिट जाता है। रोगी मुख्यतः आता है वो दर्द के लिए आता है, तो दर्द मिट जाता है। जो उठना बैठना चलना ये चीजें नहीं होती थी वो होने लगती है इस प्रकार से। और फिर ये होने के बाद धीरे धीरे कंडीशन सुधरती है तो फिर से दूध के ऊपर शिफ्ट करते हैं। इस बीच में अगर मांसाहारी है तो मटन सूप या मांसारस देते हैं मरीजों को, नहीं तो फिर मुद्गा का यूज और कुलथ वगैरह इस प्रकार के द्रव्यों का प्रचलन। और दिन में 1-2 बार दूध इतना ही देते हैं। जैसे कंडीशन सुधरती है तो धीरे धीरे दूध पर जिक्र करने लगते हैं। और डिस्चार्ज के समय फिर से एक बार केवल दूध पे मरीज है या 1.25 लीटर तक दूध है और बाकी थोड़ा खाना है, इस प्रकार से करते हैं। तो काफी मरीज अच्छे सुधर जाते हैं। कौन सा भी कैंसर हो, चाहे कोलन का हो, चाहे लीवर का हो, चाहे यूटेरस का हो और किसी
अन्य चीज का, ब्रेस्ट कैंसर हो वगैरह वगैरह। तो ये सवाल उठता है, भस्मक इत्यादि से समानता हो सकती क्या? भस्मक से समानता नहीं होती है, थायराइड की तो मैंने देखा नहीं है। भस्मक के वजह से मरीज बहुत ही कम दिखते हैं। लेकिन ये हार्मोन्स को लेकर देखना चाहिए, और मैं सुझाव देता हूँ नैसर्गिक खाना खाना। ये पहला है थायराइड के पेशेंट में या सभी इस प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंस के पेशेंट्स में। योग नियमित रूप से करना है, और ये कपालरंध्र धोती, कर्णरंध्र धोती, ये भी बताता रहता हूँ। और फिर दोषों के अनुसार चिकित्सा करनी है, ये अहम मुद्दा है। तो पंचकर्म में इस प्रकार के दोषों के अनुसार अगर चिकित्सा देते हैं, तो भी रोग कौन सा भी हो उसमें फायदा होता है। अब मेरे पास बाकी रोगों के मरीज कम हो गए हैं, इसलिए कैंसर का ही जिक्र ज्यादा चल रहा है, लेकिन अन्य रोगों के भी रोगी अगर आते हैं, तो मैंने देखा नहीं है हाइपरथायराइडिज्म में भस्मक जैसे लक्षण देखे नहीं है। सच्ची भूख और झूठी भूख, ये एक बात हो सकती है। तो इसमें फंस न जाए। सच्ची भूख है तो ही उसके बारे में कुछ सोचा जा सकता है। और हाइपर में वास्तव में ये वजन कम हो जाता है, ऐसा है थोड़ा सा। तो स्थूल्यकार चिकित्सा देखना जरूरी है थायराइडिज्म के में केसेस में। ये हाइपो है तो स्थौल्य की चिकित्सा, और हाइपर है तो कृशकार्य की चिकित्सा, इस प्रकार से करते रहनी पड़ती है अपार्ट फ्रॉम। और उसमें मानसिक कारण भी काफी होते हैं, तो उनको भी देखना पड़ता है इस प्रकार से। तो ये एक बात बनती है, मैं काफी दिनों से इसके बारे में सोच रहा हूँ। अगर हमारा परफेक्शन होता है कि रोग की संप्राप्ति हमने अच्छी तरीके से जज कर ली है, और दोष दुष्ट समूर्छना किस तरीके से बन गई है, ये अगर हम अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, तो शायद ये बात हो सकती है कि व्याधि प्रत्यनी की चिकित्सा करके दोषों को अलग किया जाए, और फिर दोष हम निकाल देंगे बाहर पंचकर्म के जरिए, तो फिर से समूर्छना बनने का चांस बहुत कम हो जाता है। और इसलिए चाहिए कि दोष दुष्ट संप्राप्ति भंग अच्छे तरीके से कर, और इसके लिए हर मरीज में कैसी संप्राप्ति हुई है, क्या हुआ है, ये देखना जरूरी है। अभी वैदिक पत्तनी के जरिए हीरक भस्म का प्रयोग, और दूसरों के हिसाब से पाचकों का प्रयोग, रसपाचक, रक्तपाचक, मांसपाचक वगैरह वगैरह, ये चलता रहता है। अगर परफेक्शन हमारा है, तो दोष दुष्ट समूर्छना अच्छी तरीके से भंग होती है। दोष अलग हो जाते हैं, और ये चिकित्सा चालू रहते हुए पंचकर्म में चले जाते हैं, स्नेहन करके, चाहे अनुवासन बस्ती हो, चाहे स्नेहपान वगैरह, इस प्रकार की कुछ बात हो। और फिर दोषों को अलग कर पाते हैं पंचकर्म के जरिए, और बाहर निकाल देते हैं। तो कैंसर दोहराने की जो शक्यता है वो कम हो जाती है, देरी से हो जाती है, उसका बल इतना अच्छा नहीं रहता। अब परिस्थिति ऐसी है कि हमारे पास जल्दी मरीज आते ही नहीं है। से 125, 78 है क्या है? ये कितना भी ज्यादा हो सकता है। 78.5 आ रहा है। एज 40, फीमेल, अस्थि क्षय के सिम्टम्स दिख रहे हैं। गंडमाला भी है। एक्सेसिव हेयर फॉल, क्या इस केस में भी कांचनार गुग्गुल कंटिन्यू करे और कैसे विचार करे?
मेरा सभी से ये अनुरोध है कि सर्वांगीण दृष्टिकोण से केस के देखो। हमारा जो केस पेपर का फॉर्मेट हमने डाला था वो भली भांति भर लो। कारण क्या क्या हुए हैं ये सभी बातें जानने की कोशिश करो। अवस्थाएं देखो, अग्नि का विचार करो, बल का, शारीर मानस बल का विचार करो और फिर ट्रीटमेंट शुरू करो। केवल ये CA 125 इतना है वगैरह वगैरह इसके बारे में इतना ही सोचना है। ये CA 125 2,500 3,000 भी होता है। मैंने मरीज देखे हैं इस प्रकार से। तो जहाँ नॉर्मल रेंज 35 है, वहाँ 2,500 3,000 उससे भी ज्यादा इस प्रकार का CA 125 हो सकता है। तो इसमें सिर्फ इतना है कि ये गंभीर है, ये समझ लेना है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी हमारे दृष्टि से क्या क्या दोष दोष अग्नि वगैरह है ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और कैंसर के शुरू की अवस्था में अगर मरीज आते हैं सर्जरी केमो या रेडिएशन से पूर्व इस प्रकार से, और हम भली भांति ये कर पाते हैं सभी परीक्षण जो है वो, तो शायद एक उम्मीद रहती है, बात बन सकती है कि हम अच्छी तरीके से हमारे दृष्टि से केस को सुलझा सके। वहां पे क्या होता है, एक बार केमो वगैरह शुरू हो गई तो इम्यूनिटी डाउन होने लगती है। एक बार डाला है ये पिछले बार, फिर से डालेंगे, बताता हूँ सुश्रुत को। तो फिर ऐसे हालत में हमारी चिकित्सा अच्छी काम नहीं करती है। फिर केमोथेरेपी के साथ में हमारी ट्रीटमेंट देनी है ऐसा हम अगर बोलेंगे भी तो एलोपैथी का डॉक्टर मना कर देता है कि नहीं नहीं इसके साथ और कुछ नहीं लेना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और वो जब खत्म हो जाती है और अगर डिसीज फ्री स्टेट आ जाती है तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अच्छा खाना पीना करो बस, बाकी कुछ करने की जरूरत है, आप ठीक हो गए हो इस प्रकार से। और फिर रिकरेंस आ जाता है, फिर एलोपैथी में चले जाते हैं, फिर केमो वगैरह शुरू हो जाती है। और अब इतने रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहते, डिसीज जाता नहीं है। बार बार दोहराता रहता है और 30 30 40 साइकिल्स केमोथेरेपी होते हैं। और फिर ऐसी स्थिति आ जाती है, उनको बता देते कि अब कोई चारा नहीं है, करते रहो जब तक जिंदा हो तब तक केमोथेरेपी करते रहो इस प्रकार से। तब शायद हमारे पास लोग मुड़ते हैं। नहीं तो एक सब लेकर भी डिसीज बढ़ता ही जा रहा है और कुछ काबू पाने का कुछ संबंध नहीं है। लाइफ ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है पूरी बिगड़ गई है और बचने का कोई चांस नहीं है, तो फिर आयुर्वेद में आते हैं। मेरे पास सभी मरीज इसी प्रकार के हैं। जो आने वाले लोग हैं वो इसी प्रकार के हैं। तो इसमें पंचकर्म का ज्यादा रोल नहीं रहता क्योंकि ताकत इतनी कम होती है, शारीरिक बल इतना कम होता है मरीज का कि कुछ नहीं कर पाएंगे। अग्नि भी क्षीण होता है, ये भी बात हो सकती है। और मानव बल भी अच्छा नहीं रहता, पैसे भी नहीं रहते। ये सभी दृष्टि से बहुत खतरनाक इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। तो अगर शुरू से मरीज आने में कुछ हो सकता है या कम से कम डिसीज फ्री स्टेट में मरीज आना शुरू हो जाता है, तो हम हमारी तरीके से संप्राप्ति को जज करते हुए कुछ दे सकते हैं, व्याधि प्रत्यनिक हेतु प्रत्यनिक दोनों या उभय प्रत्यनिक इस प्रकार से। और फिर पंचकर्म का स्कोप वहां पे रहता है। अभी दिक्कत ये आती है कि बहुत एडवांस स्टेज है, बहुत दर्द है, कुछ हो नहीं रहा इस प्रकार से, और क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल नहीं है, पेशेंट बेड रिडन है। ऐसी अवस्था में मरीजों को लेकर आते हैं कि क्या करे इसका इस प्रकार से। तो फिर मैं एडमिट करता हूँ। और ये अग्नि वगैरह सभी को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे पहले लंडन पाचन इस प्रकार से करके फिर अनुवासन और फिर निरोह, और फिर उसमें क्या देना है ये सोचना है सामावस्था निरामावस्था के आधार पर। और फिर धीरे धीरे इसमें फर्क होने लगता है, दर्द कम होने लगता है, नींद आने लगती है, भूख बढ़ने लगती है वगैरह वगैरह। फिर भी ये मामला कुछ दिनों तक महीनों तक
चलता है, ज्यादा दिन रख नहीं सकते हैं, ये भी बात है, क्योंकि सब पैसों का मामला इस प्रकार का है। मेरी एक मरीज 1 बरस तक पुनर्वसु में रही थी। ब्रेस्ट कैंसर था ओरिजिनल, स्केलेटल मेटास्टेसिस हो गया। उसने कुछ हद तक सुधार हो गया। फिर एक दिन पूरा दिन वो बैठी रही और ये कृष्णाष्टमी थी, उसके लिए कुछ करती रही। उस दिन से फिर वहाँ बिगड़ गया और फिर वो उसमें से उभरी नहीं। लेकिन एक पूरे बरस के लिए वो पुनर्वसु में एडमिट थी। तो ये मुश्किल मामला है। और मेरी ही ट्रीटमेंट के अंडर रही। उसके बाद में उसका देहांत हो गया, लेकिन अंत तक उसने एलोपैथी कुछ भी नहीं ली, शुरू से लेकर मेरी पूरी ट्रीटमेंट मौत तक वो केवल मेरी ट्रीटमेंट लेती रही। तो ये भी एक अजीब मामला इस प्रकार का है। तो इसमें लिमिटेशंस हो जाती है, कितने दिन एडमिट करेंगे, कैसे करेंगे, और खर्चा काफी ज्यादा है। तो फिर वो ताकत अगर मरीज में नहीं है या मरीज के रिश्तेदार में नहीं है, तो भी ये मामला अलग इस प्रकार का हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि केवल कांचनार गुग्गुल देने से ये बात हो जाएगी, ऐसा मत समझो। कांचनार गुग्गुल एक अच्छी दवा है, उसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन उसकी लिमिटेशंस है। ये हमारा मूल रोग गंडमाला नहीं है, रोग कैंसर है। अगर गंडमाला है तो शायद कांचनार गुग्गुल अच्छा काम करेगा, लेकिन ये गंडमाला नहीं है, कैंसर है। तो कैंसर की ट्रीटमेंट होना जरूरी है, केवल कांचनार गुग्गुल देने से बात नहीं होगी इस प्रकार से। और फिर उसके लिए केवल नैसर्गिक अन्न खाना, देसी गाय का दूध लेते रहना वगैरह वगैरह, ये सभी बातें आवश्यक इस प्रकार की हो जाती है। वो नहीं करेंगे और सिर्फ कांचनार गुग्गुल दे देंगे और थोड़ा कम हो जाएगा तो उसमें तो धन्यता मानेंगे कि हाँ कितना अच्छा रिजल्ट मिल गया इस प्रकार से। तो ये बात सही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि हमें आयुर्वेद को अच्छी तरीके से जानना है। आयुर्वेद आसान नहीं है, और सभी दृष्टि से विचार करके दवाइयों का प्रयोग करना है। तो ये सर्वांगीण दृष्टिकोण आयुर्वेद की खासियत है, युक्ति प्रमाण आयुर्वेद की खासियत है। तो उसको कभी मत भूलना। ये छोड़ के अगर हम आयुर्वेद करेंगे तो आयुर्वेद नहीं रहेगा वो। मुझे मालूम है कि सभी रुग्णों में, सभी अवस्थाओं में अच्छा निदान कर पाना, अच्छी चिकित्सा दे पाना, ये काफी मुश्किल मामला है। विमल विपुल बुद्धिरपि बुद्धि माकुली कुरियु किम पुनः अल्प बुद्धि है, चरकाचार्य ने खुद बताया है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी जो वस्तु स्थिति है तो वस्तु स्थिति है, उसी को लेकर आगे बढ़ना है इस प्रकार से। इसलिए परम प्रयत्न में आतिष्ठेत भिषक स्वगुण संपत्ति, ये जो बात कही गई है, अथवा प्रज्ञा बाहुश्रुतेन ब्रूहि, ये जो बात बताई गई है, उस पर ध्यान देना। और निरंतर अध्ययन करते रहना, अनुभवों को संकलित करते रहना, तभी ये बात हो सकती है कि हम अच्छी तरीके से इनको लाभ दे सके, इन मरीजों को लाभ दे सके। इसमें तो होगा, द्रव्य गुण के किताब में तो होगा। नंबर मालूम है किसी को? 30। ओके। तो अश्मन्तकसदृशा काञ्चनस्य वृषात् विदलन्तो तस्य पत्रं तस्य च पुष्पाणि श्वेतानि पीतानि वा। कांचन चूर्णम 15 गुंज प्रमाणम सक्षौद्रम कांचन क्वाथा सकृत क्षौद्र शर्करा यथा अधोफल प्रमाण। गंडमाला कंडन रसा गुंजा प्रमाण। कांचनारो हिमोग्राही, तो ये गंडमाला कंडन रस भी प्रयोग कर सकते हैं। इनमें कांचनार गुगुल का जैसे प्रयोग कर सकते हैं, वैसे गंडमाला कंडन का भी प्रयोग कर सकते हैं, मैंने भी किया है।
तुवरा श्लेष्मपित्तनुत् कृमिकुष्ठ गुदभ्रंश गंडमाला व्रणापहा वमनोपगः मूत्र संग्रहणीयश्च। इस दृष्टि से तो देखा नहीं गया कांचन को। रसः कषाय विपाकः कटुका वीर्यं शीतंच कषाय रसत्वात् कांचनः कफं पित्तंच शमयति। अपच्यां गंडमालायां कांचनः अतिशयेन उपयुक्ता कफ प्रधान दोषेभ्यः मेधोधातु दौर्बल्याच्च अपचगंडमाला ग्रंथादयः उद्भवन्ति। तो कफ प्रधान दोष और मेदो धातु दौर्बल्य, इनसे यह होता है। कांचनः कषाय रसत्वात् कफम मेदश्च शोषयति न तो भल्लातकवत् पाचयति। तो ये मेदा और कफ का शोषण करता है, पाचन नहीं करता। कांचना गुग्गुलयुक्ता गंडमालायां प्रशस्ता तथा कांचनार त्वचा क्वाथा शुंठी चूर्णेन गंडमालां नाशयति। ये तो नहीं दिया गया है। कांचनाराः अपचीम ग्रंथिम अर्बुदम गुल्मं च नाशयति। इसमें जो अर्बुद का रेफरेंस आता है, और कुछ लोग कैंसर को अर्बुद कहते हैं, लेकिन वो मांसार्बुद और रक्तार्बुद ये दो ही कैंसर से कुछ हद तक रिजेंबल करते हैं। और ये दोनों सुश्रुताचार्य ने असाध्य करके कह के उसकी चिकित्सा कोई भी नहीं दी है। ये भी एक अजीब बात इस प्रकार की है। तो फिर इस प्रकार के अर्बुद निदान से हमें कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, ये अलग बात है। मेदोर्बुद या कफ का अर्बुद वगैरह वगैरह जो है, ये अगर है तो उसकी चिकित्सा अच्छी तरीके से हो सकती है। लेकिन खास करके कैंसर के बारे में उसको केवल अर्बुद कहना, और फिर अर्बुद वाले जो योग है ग्रंथों में, इस प्रकार से आगे वाले ग्रंथों में तो है इसके बारे में योग ज्यादा, और हमारे ग्रंथों में मूल ग्रंथों में भी अर्बुद के बारे में कहाँ कहाँ रेफरेंस है। वैसे गुड़ुची और निम्ब, इनका क्वाथ अर्बुद में आया है। तो मैं मुख रोग में खास करके ओरल कैंसर में इसका प्रयोग गंडूश के लिए करता हूँ। गंडूश करना है या कवल करना है, ये एक थोड़ा सा अलग रहता है। और दूसरी बात, उसके साथ में त्रिफला, दारवी वगैरह इस प्रकार के भी द्रव्यों का प्रयोग करते रहते हैं, यष्टि मधु वगैरह इस प्रकार से। एतेषु रोगेषु कांचन से लेपोपि प्रशस्ता, ये नहीं किया गया। कांचन और गुग्गुल का लेप मैं बताता हूँ, और उसके साथ में वेखंड बताता हूँ। तो कांचन और गुग्गुल और वेखंड पानी में घिस के गर्म करके उसका लेप लगाना है, खास करके कैंसर के बारे में। एनएचएल में जरूर ज्यादा प्रयोग करते हैं कि एनएचएल के पेशेंट ज्यादा है। बाकी ये ब्रेस्ट कैंसर वगैरह के जरिए इस प्रकार के लिम्फोडेनोपैथी होना, ये काफी कॉमन इस प्रकार का है। कषाय रसत्वात् दुष्टान् क्लेदयुतान् कुष्ठान् कांचनरः शमयति तथा त्वक् प्रसादनमपि करोति। शरीरगतं क्लेदं मेदश्च शोषयित्वा मूत्र संग्रहणो भवति। तो मूत्र संग्रहणीय इस प्रकार से है, यूज्ड इन पीसीओडी। मैंने तो नहीं प्रयोग किया है, तुमने किया होगा अगर तो ठीक है। लाइपोमा में भी ये लेप कर यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। उसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन रिजल्ट्स कितने आते हैं नहीं आते हैं, ये एक अलग बात होती है। और वैसे लाइपोमा में अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। कुछ हद तक मैंने जो वंग का प्रयोग अगर इसमें हम करते हैं लाइपोमा में मेदो युग के साथ, तो थोड़े चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये शुक्र से संबद्ध इस प्रकार का है, केवल मेदो धातु का संबंध इसमें नहीं है। तस्मात् कफचे पित्तचे च प्रमेह कांचनारा प्रशस्ता गुदभ्रंशे कांचनार त्वचा क्वाथा पानो गुदशेचन च प्रशस्ता। एक कषाय रस के जरिए ये हो सकता है। वातज प्रवाहिकायां गुदभ्रंशो भवति गुदभ्रंशे गुदशैथिल्यं कांचनारो नाशयति कषाय रसत्वा। तो स्रंस या भ्रंश इस प्रकार की अगर स्थिति है, तो ये कषाय रस होने के कारण अच्छे तरीके से काम करता है। क्वचित गुदभ्रंश अश्मैरो रोगस्य उपद्रवेण भवति।
हैं तत्र कांचनारः प्रशस्ता। अश्मरी रोग का उपद्रव गुदभ्रंश, ये तो मैं समझना मुश्किल है। मेरे पास एक मरीज थी, बूढ़ी थी, 90 से ऊपर उम्र थी और गुदभ्रंश सीवियर था। तो वो संकोच हो ही नहीं रहा था, गुदभ्रंश होकर वो सब बाहर निकल आया था। तो मैंने हाथ से उसको पहले अंदर ढकेला, तो एक बार हो गया। लेकिन सर्जन की सलाह ले ली, तो उसने कहा कि इतनी बड़े उम्र में ऑपरेशन करना भी मुश्किल है इस प्रकार से, और कितना फायदा होगा नहीं होगा ये मालूम नहीं है इस प्रकार से। और क्या करने का, ये बड़ा सवाल इस प्रकार का था। ये पेरू के पत्तों का रस और वो कषाय रसात्मक है, उसका तेल बना के पिच्चू रखा था, उससे फायदा हो गया। ऑपरेशन न होते हुए भी वो ठीक रही, फिर मौत का भी मालूम नहीं। लेकिन आए थे गुदभ्रंश, इमरजेंसी लेकर आए थे कि इतना सब बाहर निकल आया है, अंदर जा नहीं रहा इस प्रकार से। तो ये गुदभ्रंश की इस प्रकार की समस्या कषाय रस में, इसमें शायद एक कांचनार काम कर जाता। मुझे तो उस मालूम नहीं था। मैंने पेरू का पत्तों का प्रयोग किया, उसका तेल बना के पिछू रखने के लिए कहा, और वो तो ठीक हुआ। मेदशैथिल्य के अतिस्थूल रुग्णात त्वचा कृश लूज होते, त्यात कांचनार उपयोगी होईल, हो सकेगा। एक अजीब दूसरी केस थी, गुदगत वात में अश्मरी आया है। अच्छा, मूषक तेल पिछू कर सकते हैं, वो बीच में नहीं मिल रहा था। अभी फिर से मिलने लगा है, उसका भी फायदा होता है इस प्रकार से। वैसे एक रक्त पद्धर की औरत थी, और ऐसा ही कुछ 45 वगैरह उम्र थी, और रुक नहीं रहा था। तो मैंने वेलणकर मैडम के पास भेजा उसको। तो उन्होंने कहा कि ये रिट्रोवर्टेड यूटेरस है, और स्नायु उसके बिल्कुल अच्छे नहीं है, तो ये रुकेगा नहीं, ये रक्तस्राव जो है, बेटर है ऑपरेट कर दो इस प्रकार से। शैथिल्य है इसमें इस प्रकार। तो शैथिल्य है ये सुनने के बाद मैंने सोचा कि शैथिल्य की चिकित्सा करके देखते हैं। तो फिर मैंने पद्मकाष्ठ मंडूर और ये डिंक, ये जो दातार गुरु जी का योग है, वो उसमें दिया था। और न्युब्जासन, न्युब्जासन तो वो भी बताती थी, रिट्रोवर्टेड यूटेरस है तो न्युब्जासन में रहने की, जितना हो सके न्युब्जासन करते रहने की इस प्रकार से। और हाँ, काय काय मला कळलं नाही। न्युब्जासन बरोबर आहे। हो, तू काय दुसरं काय म्हणतेस ते कळत नाहीये। कंबर वर करून डोकं खाली करायचं अशा स्वरूपाचं, कंबर वर करून डोकं खाली करायचं। कमर उठा के सर नीचे की तरफ है, यह निब्जासन इस प्रकार का कहा जाता है। कांचनार, इसमें उंदरू तेल मिलता है, ठीक है। वात धारा इन गुद भ्रंश also क्वाथ internally told, या सेतुबंधासन, ये पीठ पर लपेट सोते करते हैं। ये न्युब्जासन जो है वो सीने पे या पेट के ऊपर सो के कमर उठाते हैं इस प्रकार के। तो फिर उससे फायदा हो गया। ये पद्मकाष्ठ मंडूर वगैरह देने के बाद ये शैथिल्य कम, और बला तेल का पिछू रखने के लिए कहा था, नाभि आधा इस प्रकार से। तो धीरे धीरे ये शैथिल्य दूर हो गया, और फिर रक्त प्रसरण भी रुक गया। तो ये पहली बार मैंने ऐसा सुना कि गर्भाशय शैथिल्य होने के कारण रक्त प्रसरण रुक नहीं रहा है। ये वेलनकर मैडम ने तब ये करके बताया था। और फिर
उतारने दो पैसे, फालसे नहीं। सेतुबंधासन में पीठ पर सोते हैं, लेकिन इसमें पालथं झोपून करायचं, यानी कि पेट पर सोना है और फिर कमर उठानी है, इस प्रकार से। तो ये बात अजीब सामने आई कि इस प्रकार का शैथिल्य होने के कारण प्रदर्द नहीं रुक रहा है, इस प्रकार से। और फिर ये पद्मकाष्ठ, पद्मकिट्ट मंडू, ये पद्मकिट्ट और डिंक, ये जो इनका योग है, और प्रवाल उसके साथ में, तो उससे फायदा होगा। लेकिन इसी प्रकार के कषाय रसात्मक द्रव्यों से कांचन उसमें भी काम कर जाता शायद, मैंने उस समय में सोचा नहीं था इस प्रकार के। तो कषाय, शीत, इस प्रकार के कुछ द्रव्य इनमें अगर हम काम में लाते हैं, और पिच्चू, वैसे बला तेल का पिच्चू तो अच्छा रहा, वो अलग बात है। लेकिन इसी प्रकार से अगर पेरू के तेल का पिच्चू रखते हैं अधुना भी इस प्रकार से, तो भी इसमें थोड़ा सा शैथिल्य दूर होने में मदद होगी। और ये थोड़ा बनाना आसान है, कि पेरू के पत्ते अगर मिल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम इस प्रकार का नहीं है। कांचनस्य क्वाथा मूत्राशमेर शर्करांच नाशयति। इसमें तो प्रयोग नहीं किया गया मूत्राशमरी के लिए, इस प्रकार से। टोलिन कफपित्तज प्रमेह, या या अभी तो बताया है इसमें। तो उसको एक बार देखना चाहिए कि कफपित्त प्रमेह में कांचना इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। हेतु विनाशात प्रवाहिका कार्यस्यापि नाशो भवति। मूत्राशमरी शर्करा इनका भी नाश करता है कांचनार्कवात, और प्रवाहिका का भी नाश करता है। ऐसे ही सोचे तो मूत्राशय या के पेशेंट में भी कांचनार या आपने जो योग बताया वो यूज कर सकते हैं क्या? मूत्राशय नहीं है, तुम शायद क्या बात है वो, शैया मूत्रता, इसके बारे में बात कर रहे हो। इसमें देते हैं, शैया मूत्रता में बच्चों में ये तकलीफ पाई जाती है, और कभी कभी बढ़ते उम्र तक चालू रहती है। 15, 16, 17 बरस के भी लड़के लड़कियां शैया मूत्रता के शिकार हो सकते हैं। तो उसमें एक तो ऐसा है कि संज्ञा होनी चाहिए कि मूत्र का वेग निर्माण हुआ है, तो उसको निकाल देंगे इस प्रकार से। तो वो अच्छा तेल का नाभि पूरण करते हैं रात को सोने से पहले। और बीच में हो सकता है तो उसको एक बार उठा के मूत्र परिवर्तन करा के आते हैं, तो ये तकलीफ थोड़ी कम होती है। दूसरा, इसमें मानसिक भाव भी होते हैं। तो आश्वासन चिकित्सा भी होना जरूरी इस प्रकार का है। और फिर पानी पीना कम करना है। और मूत्र संग्रहणीय इस प्रकार के द्रव्यों का भी प्रयोग हो सकता है। तो दिन में पेशाब को रोकना नहीं, और रात को खाना खाने के बाद पानी ज्यादा पीना नहीं। ये वैसे प्रमेय में भी बताते हैं कि ये हो सकता है। और अगर शैथिल्य के जरिए इस प्रकार का हो रहा है, तो शायद ये कांचना वगैरह इस प्रकार के बात कर सकते हैं। पेरू पानांचे तेल कसं करावं? चाहे पत्ते लेने हैं, उसमें वो कल्क बनाना है उसका उसका चौगना तेल, और फिर हो सकता है तो उसका काढ़ा, पत्तों का वो 16 4 गुना घी के, इस प्रकार से। नहीं तो सिर्फ पानी, ये भी कर सकते हैं। और फिर तेल सिद्ध करना। पद्म का हिंगुंद का दातार सर किस में बताते देते हैं? वो तो स्पॉन्डिलोसिस में देते हैं। पद्मपित्त, ये जो उनका योग है, वो स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस वगैरह, ये जो सभी बीमारियां हैं, उसमें काफी हद तक प्रयोग करते हैं, उसके अच्छे रिजल्ट भी आते हैं।
तो इसमें दो चीजें होती है, अस्थि क्षय एक अलग बात हुई, लेकिन जो स्नायु है वो वीक हो जाते हैं, ये भी इसमें एक बात होती है। कुर्मी विचार शय्यामूत्र में क्या किया जाता है, करना पड़ता है। वेरिकोज वेन्स में कांचनार यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। इसी दृष्टि से अगर शैथिल्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शिरा शैथिल्य ये है, तो उसके हिसाब से ये कांचनार गुगुल मैं नित्यानंद रस जो श्लीपद में आया है उसका प्रयोग इसमें करता हूँ। वेरिकोज वेन्स, और वेरिकोज वेन्स के जरिए अल्सर्स हुए हैं ये भी मरीज आते हैं, तो इनमें कर सकते हैं। शायद इसमें कांचनार का प्रयोग अच्छी तरीके से हो पाएगा वेरिकोज वेन्स में। और वे पेरू का तेल वैसे भी जहां जहां इस प्रकार की संप्राप्ति है, शैथिल्य है, वहां पे दे सकते हैं। शायद हम स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस में अभ्यंग के लिए इसका तेल बाहर से दे सकेंगे, ऐसी भी बात रहेगी थोड़ी सी। सिर्फ एक कषाय रसात्मक है, शीतवीर्य है, स्तंभन है, वात बढ़ न जाए, ये इतनी बात देखनी है। भीतर की दवाइयां जो है वो वात प्रशमन करने वाली होनी चाहिए, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो नस्य देना जरूरी है। तो ये सभी बातें अगर करते हैं तो बात हो सकती है। वैसे शैथिल्य एक अहम मुद्दा इस प्रकार, चिन्मय फड़के का थीसिस शैथिल्य पर था, और उसने काफी जानकारी इसके बारे में इकट्ठा इस प्रकार की थी। तो सममांस प्रमाणस्तु समसंवहनो न रहा, ये जो बात कही गई है कि समसंवहन होना जरूरी इस प्रकार का है स्वास्थ्य के लिए। तो इस प्रकार से शैथिल्य होना ये अनेक तरीके से होता है। बुढ़ापे में शैथिल्य आ जाता है, ये बात है। अम्ल रस का अति सेवन करते हैं तो उससे भी शैथिल्य आ जाता है। और पृथ्वी तत्व की कमी हो, ये भी बात हो सकती है। तो इन सभी में शैथिल्य के विचारों में हमें देखना पड़ेगा कि क्या यूज कर सकते हैं। अभी ये इसका जो कांचनार का प्रचलन सामने आया है, या फिर पेरू ज्यादा आसान है पत्तों का, इस प्रकार से अगर प्रयोग करते हैं तो ज्यादा आसान इस प्रकार का है। नित्यानंद रस प्लस कांचनार गुगुल वेरिकोज वेन में देना है। कांचनार गूगल तो मैंने नहीं दिया है, ताप्य दिलों का ज्यादा प्रयोग करता हूँ नित्यानंद रस के साथ। सिराओं को बल देना, ये आवश्यकता इस प्रकार के है। असृजक खंडरा सिरा, तो रक्त के बारे में सोचना जरूरी है इन सभी में। वैसे दातार गुरुजी मंडूर का प्रयोग करते हैं पुनर्नवा इसके साथ, पद्म काष्ठ के साथ। और ताप्य दिलों में तो मंडूर है, सुवर्णमाक्षिक भी है। और ये फंचलकर गुरु जी के प्रचलन में दवा थी, काफी थी इस प्रकार से। तो वैसे ताप्या दिलो है एक अच्छी दवा इस प्रकार के इसमें होती है। और साथ में अगर ये नित्यानंद रस, और मैं प्रसारणी तेल एक बताता हूँ नीचे से ऊपर मालिश करने के लिए, खास करके ये वेरिकोज वेन्स में, तो उसके भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ऐसा है। लेकिन मूल संप्राप्ति को भंग करना, सभी कारणों को ध्यान देना वगैरह वगैरह, ये सभी बातें आवश्यक रहेगी। केवल ये योग ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो फिर तकलीफ हो सकती है। तो मूल रूप से सर्वांगीण विचार करते रहना जरूरी है सभी मरीजों में। केवल किसी एक बहकावे में मत जाओ। सहचर तेल भी यूज कर सकते हैं, करते हैं, कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेद से जुड़ा या फिर अस्थि से जुड़ा, इसमें सहचर तेल अच्छा काम करता है। खास करके कैल्केनियल्स पर सहचर तेल का अभ्यंग नियमित रूप से बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाता है। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए करो। कांचनः कषाय रसत्वात् व्रणगतं क्लेदं शोषयति शोधयति रोपयति च। शोधयति। तो क्लेद दूर करता है। विशेषण प्रमेह पीड़कायाम कांचन रस क्वाथा व्रणधामने पाने च प्रशस्ता। तो ये मेरी ज्यादा दिख नहीं रही है अभी, इस प्रकार से प्रमेह पीड़का के जरिए। मसूरिकायाम शीतलायाम च कांचनारक वाथा उपयुक्तो भवति, ये भी कर सकते हैं।
सः अंतकोष्ठगतं रक्तपित्तं रक्तस्रावंच नाशयति। तो वैसे कांचनार एक अच्छी दवा है। और फिर उसको भली भांति अगर हम प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो क्षय का सनुत क्षय के लिए ये कांचनर का प्रयोग अच्छा है। वैसे वासा की फलश्रुति में भी वासायां विद्यमानायां आशायां जीवितस्य च रक्तपित्ती क्षयी कासी किमर्थम अवसीदति, इस प्रकार की बात कही गई है। तो ये हमें अब फिर से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इस प्रकार के मरीज आने लगे हैं। और मैंने एक बात बताई थी कि 25-26 बरस की लड़की थी, एक्चुअली शादी हुई थी उसकी। 3 बार एकेटी ले चुकी थी और चौथी बार फिर से ये बढ़ गया था। तो मैंने उसका सुझाव दिया था कि बकरियों के साथ रहो। हुआ नहीं, उसकी डेथ हो गई। एक 15-20 दिन के बाद मुझे पता चला कि उसकी डेथ हो गई इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब मामला इस प्रकार का है कि जब एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, कुछ चारा नहीं है, तो ये फेटल केसेस फेटल हो जाते हैं। ये बात ध्यान में रखनी इस प्रकार की है। शोभांजना शोभांजना शीघ्र तीक्ष्ण गंधकाक्षीव मोचका तद्बीजम श्वेतमरीचम मधु शीघ्र सलोहितः शीघ्र कटुः कटुः पाके तीक्ष्णोष्णो मधुरो लघु दीपनो रोचनो रूक्षा क्षार तिक्तो विदाह संग्राही शुक्रलो हृदय पित्तरक्त प्रकोपण चक्षुष कफवातगनो विद्रदिक् श्वेत कृमीन् मेदोपची विषप्लीह गुल्मगंड गणान् हरे श्वेत प्रोक्त गुणो नेयो विशेषात् दाहकृत् भवेत् प्लीहानं विद्रदिं हन्ति व्रणघ्ना पित्तरक्तरुत् मधुशीघ्रः प्रोक्तगुणो विशेषात् दीपनस्सरः शीघ्रवल्कलपत्राणां स्वरसः परमार्थिरुत् चक्षुष्यं शीघ्रजं बीजं तीक्ष्णोष्णं विषनाशनम् अवृष्यं कफवातकदम तन्नस्येन शिरोर्तिनित्। एमडीआर में क्या आपने चिकित्सा भी लाभ कर नहीं होती है सर? नहीं होती है। शारीर बल, अग्नि बल, मानस बल इतना कम हो जाता है कि रोगी उभर नहीं आता। तो ये शायद बकरियों में रहती तो कुछ हो सकता, लेकिन वो नहीं हो पाया एक्चुअली। उन्हें थोड़ी कोशिश की, ये बिगड़ गई, फिर से एलोपैथी में एडमिट कर दिया और उसी में मौत हो गई इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। और इस प्रकार के काफी मरीज होते हैं जो एलोपैथी को रेजिस्टेंट हो जाते हैं, सभी इस प्रकार के एंटीबायोटिक्स को। और बल इतना कम रहता है कि हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं इस प्रकार से। रसायन चिकित्सा से कुछ हद तक फायदा इसमें होगा। शोभांजन तो निश्चित रूप से इसमें है, द्रव्य गुण की किताब में है। तो कल शोभांजन 142, ओके, तो शोभांजन के बारे में कल बहस करेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।